हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात की थी मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और साथ में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की जब हमने बात की तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमें एक तो इननेट की बात करते हैं जो हम पहले कर चुके थे, और एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स की हमने लास्ट क्लास में बात करना स्टार्ट किया था। और एडेप्टिव इम्यूनिटी की जब हमने बात करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो होती है दो तरह की, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो रेस्पॉन्स देती है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा एक इम्यूनिटी ऐसी हो जो नेचुरली हो लेकिन पैसिव हो, जिसमें इम्यून सिस्टम ना करे काम, तो वो हमें मिलती है मदर से। नेक्स्ट हमने बात की थी, अगर हम मेडिकल स्टोर से जाके सीधे मेडिसिन ले लें तो वो होती है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि आप जिस टॉपिक को देख रहे हैं सामने वो है वैक्सीनेशन, एंड कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन डिपेंड्स अपॉन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर किसी पैथोजन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है अपने आप नहीं, अपने आप जाएगा तो नेचुरल हो गया, लेकिन आर्टिफिशियली जब किसी पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है उसमें उस पैथोजन के अगेंस्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया जाता है, और उस प्राइमरी रेस्पॉन्स की मेमोरी को स्टोर कर लिया जाता है मेमोरी सेल्स में। और मेमोरी सेल्स जो बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल उस मेमोरी को स्टोर करती है। तो इन फ्यूचर अगर सेम पैथोजन का के एक्सपोजर में हम आते हैं, सेम पैथोजन का अगर हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स देती है, एंड दिस हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड anamnestic response, and this is completely depends upon your memory। तो इसका मतलब concept of vaccination is depends upon artificial active immunity। सबसे पहले तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, पढ़ते हैं, चलिए देखिए। इन वैक्सीनेशन वीकेंड और dead pathogens or portions of pathogens are injected into a person who is required to be made immune। The person given a vaccine are unable to cause the disease but are sufficient to stimulate the formation of antibodies by host cell। तो जैसे ही एंटर करवाया जाता है आर्टिफिशियली तो उसकी कंडीशन में डिजीज नहीं हो जाती, क्योंकि उसे बहुत वीक फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में एंटर करवाया जाता है, वीकेंड और डेड फॉर्म में। तो उस कंडीशन में हमारी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर दिया जाता है और एंटीबॉडीज बनती हैं। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन वाज इनिशिएटेड बाय एडवर्ड जेनर इन 1790। 1790 में एडवर्ड जेनर ने प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन को इनिशिएट किया। ही ऑब्जर्व दैट मिल्क मेड डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल पॉक्स apparently because they were exposed to a similar but milder form of disease called cowpox। एक्चुअली होता क्या है, काउपॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है वो मिल्क मेड्स जो होते हैं, जो कैटल्स को केयर करते हैं, अगर या फिर हम बोल सकते हैं डेयरी फार्म में होते हैं, उनके अंदर काउपॉक्स वायरस एंटर कर जाता है और उसके अगेंस्ट उनके अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसे मार देता है, और उसकी मेमोरी उनके इम्यून सिस्टम में होता है, इसलिए कभी भी उन्हें स्मॉल पॉक्स यूजुअली नहीं होता। तो इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि भाई क्यों मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही काउपॉक्स का वायरस एंटर कर गया था और उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका था, इसलिए कभी स्मॉल पॉक्स एंटर करेगा भी तो उसे कभी डिजीज नहीं कर पाएगा। यही तो कंसेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना शुरू किया। एडवर्ड जेनर इनफैक्ट फर्स्ट जेम्स फिलिप्स ए हेल्दी बॉय ऑफ अबाउट 8 ईयर विद काउपॉक्स। उन्होंने सबसे पहले एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम जेम्स फिलिप्स था, उसको काउपॉक्स का वायरस उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया वीक फॉर्म में, एंड 2 मंथ लेटर ही इन्फेक्टेड बॉय विद स्मॉल पॉक्स। और 2 वीक के बाद उसके अंदर उसने स्मॉल पॉक्स का वायरस भी एंटर करवाया। द बॉय डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स का वायरस एंटर करवाने के बाद भी उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया, इसका मतलब जब पहले काउपॉक्स वाला वायरस एंटर करवाया था तब उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, और इम्यून सिस्टम ने एक्टिवेट होने के बाद प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया और उसकी मेमोरी चली गई किसके पास, बी मेमोरी, टी मेमोरी सेल्स के पास। और जब स्मॉल पॉक्स वायरस को एंटर करवाया गया तो उस कंडीशन में उसके इम्यून सिस्टम ने दे दिया हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स कॉल्ड एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स।
जिसकी वजह से उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। जेनर प्रपोज्ड, उसके बाद जेनर ने प्रपोज दैट एन इंड्यूस्ड माइल्ड फॉर्म ऑफ ए डिजीज वुड प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम ए विरुलेंट फॉर्म। अगर स्टार्टिंग में एक माइल्ड फॉर्म में एक डिजीज होती है तो वो उसे बाद में विरुलेंट फॉर्म में होने वाली इस डिजीज से बचा लेती है। ही यूज द टर्म वैक्सीन, वका मीन्स काउ, एंड द टर्म वैक्सीनेशन फॉर प्रोटेक्शन इनोकुलेशन के लिए वैक्सीन वर्ड यूज किया, और पहली बार काउ पॉक्स की डिस्कवरी हुई, इसीलिए वैक्का वर्ड आता है फॉर काउ, और काउ से वैक्का वर्ड आया और वहीं से बना हमारा वैक्सीन। तो ये बात क्लियर हुई कि वैक्सीन वर्ड कहां से बना है, वैक्का से आया है, जिसका मतलब होता है काउ। ठीक है, तो पूरी स्टोरी आपको समझ आई होगी कि किस तरह से वैक्सीन को इन्वेंट किया गया। पहली बार वैक्सीनेशन का आइडिया जो है वो किस में आया, एडवर्ड जेनर ने 1719 में इसे इनिशिएट किया। उन्होंने काउ पॉक्स ऐसे मिल्क मेड्स में देखा कि जिनको काउ के आसपास रहते हैं, इनमें काउ पॉक्स वायरस एंटर करता रहता है, उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता, और उन्होंने इसे प्रैक्टिकली प्रूव किया। एक 8 साल के बच्चे के अंदर उन्होंने काउ पॉक्स का वायरस डाला और 2 वीक के बाद उसके अंदर स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला तो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इससे वैक्सीनेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा, और उसके आगे क्या हुआ और बात करते हैं। फिर एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर ए सेफ एंड इफेक्टिव मींस ऑफ प्रोडक्टिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले डिस्कवर करने वाले वैक्सीन जो बनाया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया। Thus, once vaccination is done, the individual is protected from the disease. वैक्सीनेशन डेवलप एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक तरह की एक्वायर्ड है, हमने बात की एक्वायर्ड में ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पास्चर ने बाद में कंफर्म कर लिया जेनर्स की फाइंडिंग को एंड प्रोड्यूस वैक्सीन फॉर द डिजीज लाइक एंथ्रैक्स, रैबीज, चिकन कॉलेरा। तो बाद में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पे तो एडवर्ड जेनर ने वर्क किया, लेकिन बाद में पास्चर ने जेनर ने जो भी बताए थे ऑब्जर्वेशन उनको कंफर्म किया और एंथ्रैक्स, रैबीज और चिकन कॉलेरा के लिए भी वैक्सीन का फॉर्मेशन किया। ये हमने बात की है किसकी, वैक्सीनेशन की। अब मैं आपको एक और स्टोरी पे लेकर चलता हूं, वो है रिलेटेड विद पैसिव इम्यूनाइजेशन, और यहां पर हम वॉन बेरिंग की बात करेंगे। उन्होंने क्या बात की, एमिल वॉन बेरिंग, जिन्हें फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। समझते हैं इन्होंने क्या किया। जैसे मैंने अभी काउ पॉक्स और किस तरह से स्मॉल पॉक्स के वायरस को बनाया गया उस चीज़ की बात की, वैसे ही वॉन बेरिंग ने क्या किया उस स्टोरी को भी सुनिए। In 1891, another daring step was taken, which daring step है क्योंकि एक बच्चे के अंदर आप पहले वायरस डाल रहे हैं तो बहुत डेयरिंग स्टेप है, क्योंकि उस कंडीशन में बच्चे की डेथ भी हो सकती है, उससे डिजीज भी हो सकती है। तो अनदर डेयरिंग स्टेप वाज टेकन विच एडेड टू द ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी। ए लिटिल गर्ल ले डाइंग ऑफ डिप्थीरिया, एक छोटी बच्ची जो डिप्थीरिया से उसकी डेथ होने वाली थी। उसके फिजिशियन एमिल वॉन बेरिंग ने क्या किया, उसने बोला कि अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए एक, ठीक है। ही इन्फेक्टेड शिप विद डिप्थीरिया बैक्टीरिया, एक डिप्थीरिया के बैक्टीरिया से एक शिप को, उन्होंने भेड़ को इन्फेक्टेड कर दिया और कुछ टाइम के लिए वेट किया। तो देन विड्रॉ सम ब्लड फ्रॉम द शिप। उन्होंने देखा कि भाई डिप्थीरिया के बैक्टीरिया को एंटर करवा दिया है और भेड़ की बॉडी में, शिप की बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होगी, तो एंटीबॉडीज निकालनी। तो व्हेन ही देन विड्रॉन सम ब्लड फ्रॉम द शिप एंड सेपरेटेड द सीरम बाय अलाउइंग इट टू क्लॉट, उस ब्लड को क्लॉट करने दिया और उसमें से सीरम को अलग कर दिया। एंड सीरम कंटेन एंटीबॉडीज एंड उस सीरम को इंजेक्टेड द सीरम इनटू द पेशेंट, इस बेबी के अंदर उस सीरम को डाल दिया। और उन्होंने देखा कि भाई शीप की बॉडी में डिप्थीरिया बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया था, और जब इस एंटीबॉडीज कंटेनिंग सीरम को उस बेबी के अंदर डाला गया तो उस एंटीबॉडीज ने उस कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को मारना शुरू कर दिया। एंड विद इन अ फ्यू आवर्स शी बिगन टू रिकवर ड्रामेटिकली। उन्हें बोला ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है। उन्होंने बोला कि भाई ये एंटीबॉडीज जो है ना वो भेड़ की बॉडी में बन गई थी, शीप की बॉडी में बन गई थी, क्योंकि मैंने कॉनिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया को एक शीप को के अंदर डाला था, उसे इन्फेक्ट किया था, और उसे इन्फेक्ट किया तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, और मैंने भेड़ की बॉडी में, शीप की बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडीज को इस बेबी के ट्रीटमेंट में यूज कर लिया। इसका मतलब दिस कंसेप्ट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन immunity और एंटीबॉडीज ऑफ शीप। दिस इज नॉट इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन ऑफ दिस गर्ल। इस बच्ची का इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, यहां पर इम्यून सिस्टम ने वर्क किया किसके,
शीप और गोट के अंदर बनने वाली एंटीबॉडीज ने उसे इम्यूनिटी दी। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन बाद में बन गए एमिल वॉन बेरिंग, जिन्होंने इस डेरिंग स्टेप को लेते हुए उस बच्ची को ही ठीक नहीं किया, एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन ले आए, जिसकी वजह से आज हम डिफरेंट डिजीज में पैसिव इम्यूनाइजेशन लेते हैं और काफ़ी डिजीज से हम इससे बच पाते हैं। A new method of treatment had been discovered. This is called passive immunity, and von Behring was awarded the Nobel Prize for this work. इस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो मैंने अभी तक आपको इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री बताई थी, वैक्सीनेशन की और पैसिव इम्यूनाइजेशन की भी हिस्ट्री बताई। दोनों ही स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बच्चों आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इनको याद भी रखना है। वैसे आपको ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद हो जाती होंगी बच्चों। एटीपी की भी कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस तरह से बताई जाएँ, इस तरह से एक्सप्लेन की जाएँ ताकि आप उनको ईजिली याद कर सकें। बच्चों कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट तो दिया ही जाएगा, लेकिन याद रखें पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और उसे इजी बनाने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए एक और कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। मैंने अभी आपको बताया था, एक बार मैं बोलता हूँ फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से वीक फॉर्म में या फिर किल्ड फॉर्म में हम पैथोजन को लेते हैं। किल्ड और वीक फॉर्म में पैथोजन को लेने के बाद पर्सन की बॉडी में डाल देते हैं। जैसे ये वीक पैथोजन है, ये किल्ड पैथोजन है, या हम बोल सकते हैं वीक पैथोजन है। वीक पैथोजन के लिए हम एटीन्यूएटेड पैथोजन भी बोलते हैं, वीक एंटीजन है। इस एंटीजन या पैथोजन को एंटर करवा दिया जाता है। इसे एंटर करवाते हैं किसके अंदर, पर्सन की बॉडी में। हम इसे एक पर्सन की बॉडी में एंटर करवा देते हैं और इस पर्सन की बॉडी में जब इसे एंटर करवा दिया जाएगा, इस पर्सन की बॉडी में अगर इस पैथोजन को एंटर करवा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही इस पैथोजन को आपने एंटर करवाया है, जैसे ये एंटीजन एंटर करवाया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या देगा, प्राइमरी रेस्पॉन्स। क्या आएगा इसके अगेंस्ट, प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा प्राइमरी रेस्पॉन्स दे रहा है, प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम प्राइमरी रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होगा वो हमेशा, वैसे तो टाइम लेगा, टाइम ज़्यादा होगा, इसमें टाइम लगेगा प्राइमरी रेस्पॉन्स देने में, क्योंकि एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देना है, तो उसके लिए प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया जाएगा। कोई पर्टिकुलर हम बोल देते हैं कि कोई एंटीबॉडी बना दी जाएगी, जैसे इस एंटीबॉडी को बना दिया और इस एंटीबॉडी ने इसको मार दिया। ठीक है, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स में हुआ। ठीक है, इसमें टाइम भी लगा। ठीक, और प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया गया इसके अगेंस्ट। बात समझ में आती है, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स दिस इज नेचुरल, ये बिल्कुल नेचुरल जो प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है। अब प्राइमरी रेस्पॉन्स की मेमोरी हो जाती है दो सेल्स के पास स्टोर, एक होती है बी मेमोरी सेल, इनके पास हो जाएंगी बी एंड टी मेमोरी सेल। बी एंड टी मेमोरी सेल जो है इस प्राइमरी रेस्पॉन्स की मेमोरी को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, स्टोर मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। भाई सिंपल सी बात है, जीतना कौन है, प्राइमरी रेस्पॉन्स ही जीतना है, इम्यून सिस्टम ही आपका विन करना है, क्योंकि पैथोजन जो एंटर करवाया गया था वो किल्ड फॉर्म में था या वीक फॉर्म में था। तो उस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगा, उसे मार देगा एंटीजन को, और इस पूरे एनकाउंटर जो किया गया उस एनकाउंटर की, फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी किसके पास होंगी, बी एंड टी मेमोरी सेल्स। इन फ्यूचर अगर सेम टाइप का पैथोजन, सेम वैरायटी का पैथोजन अगर वापस से एंटर करता है, इन फ्यूचर सबसिक्वेंट इन्फेक्शन होता है, क्या बोले, सबसिक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ सेम पैथोजन, अगर सेम पैथोजन का, सेम वैरायटी के पैथोजन का सबसिक्वेंट इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में अब ये बी और टी मेमोरी सेल बोलेगी कि ये पहले भी आया था। अगर ये पहले भी आया था तो इसके अगेंस्ट पहले ये रेस्पॉन्स दिया गया था, पहले प्राइमरी रेस्पॉन्स की जो मेमोरी है उन सेल्स के पास है, जो रेस्पॉन्स दिया गया था, तो सीधा सीधा इम्यून सिस्टम, नाउ इम्यून सिस्टम गिव्स अ सेकेंडरी हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स कॉल्ड एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स। तो क्या होगा, नाउ immune system gives highly intensified, बहुत ही strong, highly intensified rapid, पहले के कंपेरिजन में बहुत फास्ट होगा, रैपिड सेकेंडरी रेस्पॉन्स,
secondary response, and this secondary response called anamnestic response. क्या बोला जाएगा? anamnestic response दिया जाएगा. तो secondary response is also called anamnestic response. तो highly intensified secondary response जो दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? anamnestic response. तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन का कंसेप्ट वर्क करता है. आपको मैंने पहले ही बताई. अब मेरे ख्याल से आपको और अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरह से इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स आता है. तो अब पढ़ते देखिए. यही बात लिखिए. वैक्सीन ट्रिक द बॉडी इम्यून सिस्टम into producing antibodies to fight a form of the virus that is not harmful, क्योंकि weak form में या killed form में है. Then if the person ever encounter the real and dangerous virus, real और dangerous virus enter कर जाए, the body is ready to prevent it from harming any cells. तो secondary anamnestic, secondary response highly intensified and anamnestic response होता है. इस बात को आप अच्छे से याद रखें, NCERT में भी गिवन है. और बात करते हैं बच्चों वैक्सीनेशन शेड्यूल पे आते हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या बात की पहले एक बार देख लेते हैं. हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन से स्टार्ट की बात. आपको बताया गया व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन का पूरा किस तरह से वैक्सीन को डेवलप किया गया, वैक्सीनेशन का आइडिया कैसे आया, पैसिव इम्यूनाइजेशन का आइडिया वॉन बेरिंग ने कैसे लगाया, कैसे डेरिंग स्टेप लिया, फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन को एक बार फिर से आपके सामने एक्सप्लेन किया गया. और उसके बाद हम अब बात करते हैं इंडियन वैक्सीनेशन शेड्यूल की. वैक्सीनेशन शेड्यूल, ठीक है. इंडिया में जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं उन्होंने आजकल एक नया मिशन स्टार्ट किया है जिसको बोला जाता है बच्चों, जो नया मिशन स्टार्ट किया गया है इसके अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं मिशन रेनबो. मिशन रेनबो जो होता है विच इज रिलेटेड विद इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और वैक्सीनेशन प्रोग्राम. इंडियन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उनसे रिलेटेड जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं मिशन, उसको हम बोलते हैं मिशन रेनबो. तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन रेनबो स्टार्ट किया हुआ है. मिशन रेनबो के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को कम से कम इन वैक्सीन को लेना चाहिए. और ये वैक्सीन कौन कौन से हैं और कौन से डिजीज से बचाते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कब देने चाहिए उसकी बात करते हैं. पहली बात करते हैं फर्स्ट वैक्सीन इज BCG. BCG मैं पहले भी आपको शायद बता चुका होगा. BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन. बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन एक वैक्सीन है, BCG वैक्सीन, जो टीबी एंड ब्लैडर कैंसर के लिए दिया जाता है, इनसे बचने के लिए दिया जाता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है. सेकंड आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. बहुत सिंपल है बच्चों, जो हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है. यह भी बर्थ पे दिया जाता है, 4 वीक पे भी दिया जाता है और 8 वीक पे भी दिया जाता है. नेक्स्ट आता है पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो के लिए दिया जाता है. पोलियो वैक्सीन 2 तरह का आता है, OPV, IPV मैं पहले समझा चुका हूँ. आप पोलियो डिजीज देखिए, जो बर्थ के टाइम दिया जाता है, 4 वीक पे भी देते हैं और 4 वीक पे 8 वीक पे भी दे सकते हैं. DTP डिप्थीरिया, टिटेनस एंड पर्ट्यूसिस हम डिजीज में बात कर चुके हैं. ये कंबाइंड वैक्सीन है जो डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्ट्यूसिस के लिए दिया जाता है. 6 वीक पे दिया जाता है, 4 वीक पे दिया जाता है, 4 वीक्स पे दिया जाता है. HIV इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है 6 वीक, 4 वीक, 4 वीक. PCV निमोनिया के लिए दिया जाता है 6 वीक, 4 वीक एंड 4 वीक पे. RV रोटा वायरस के लिए, जो सीवरल डायरियल एंड डिजीज के लिए दिया जाता है, रोटा वायरस का है, जो 6 वीक, 4 वीक एंड 4 वीक पे दिया जाएगा. टाइफॉइड फीवर के लिए टाइफॉइड वैक्सीन और डायरिया के लिए भी दिया जाता है 9 मंथ एंड 15 मंथ पे, जो 15 मंथ पे दी जाती है इसकी बूस्टर डोज. और MMR जो है उसका नाम है मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, जो 9th मंथ पे दिया जाएगा. और 9 मंथ पे दिया जाने वाला ये MMR वैक्सीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. MMR के फुल फॉर्म में मीजल, मम्स एंड MMR की फुल फॉर्म में वापस लिखता हूं. MMR है यहां पर मीजल्स, मम्स, मैं सारी डिजीज आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, एंड लास्ट वन इज रुबेला. तो मीजल्स, मम्स एंड रुबेला के लिए कंबाइंड वैक्सीन है MMR, निमोनिया के लिए PCV, DPT है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस के लिए. कब वैक्सीन कैसे देना चाहिए ये इंडियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की एक लिस्ट है. और इंडिया ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं उनमें से वैक्सीनेशन प्रोग्राम का नाम है मिशन रेनबो.
सही बात है बच्चों। तो हमने अब क्या क्या बात की है बच्चों, आज हमने वैक्सीनेशन की हिस्ट्री देखी, पैसिव इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री देखी, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात की। चलिए दो बात और करते हैं, व्हाट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन, और उसके बाद हम बात करेंगे लाइव वैक्सीन कौन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन है, सब यूनिट वैक्सीन कौन है, और टॉक्सोइड्स क्या क्या है। समझिएगा बच्चों, पहले इस वाली लिस्ट की बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड, ऐसा वैक्सीन, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीक, एटीन्यूएटेड वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, वीक, जिसके अंदर पैथोजन को वीक फॉर्म में एंटर करवाया जाएगा। तो लाइव हो तो लाइव लेकिन वीक हो, इस फॉर्म में ट्यूबरक्लोसिस का बीसीजी दिया जाता है लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म में, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मीजल्स का वैक्सीन दिया जाता है, रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है, येलो फीवर वैक्सीन दिया जाता है। ऑल वैक्सीन आर लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। जबकि पर्ट्यूसिस डीपीटी में अगर हम बात करें, जो पर्ट्यूसिस आता है उसका वैक्सीन जो है वो कैसा है, इनएक्टिवेटेड या किल्ड एंटीजन डाला जाता है इसके अंदर, जबकि आईपीवी में भी किल्ड वैक्सीन को ही एंटर करवाया जाता है। सब यूनिट या प्यूरिफाइड वैक्सीन क्या है देखिएगा, इसमें प्यूरिफाइड एंटीजन को एंटर करवाया जाता है, किसी एंटीजन का एंटीजेनिक पार्ट को खत्म कर दिया जाता है और फिर उसे उसके कुछ पार्ट को एंटर करवाया जाता है, दिस इज कॉल्ड सब यूनिट। जैसे पर्ट्यूसिस के केस में, इन्फ्लुएंजा के केस में, एचआईवी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के केस में, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस बी के केस में जो वैक्सीन है वो सारे वैक्सीन है सब यूनिट वैक्सीन। जबकि टॉक्सोइड या इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, जैसे किसी बैक्टीरिया ने टॉक्सिन सिक्रेट किया और वो टॉक्सिन रिलीज करे तो क्यों ना टॉक्सिन को ही एज ए वैक्सीन दे दे, पहले उस टॉक्सिन को लिया जाए, उसे इनएक्टिव किया जाए और उसे बॉडी में डाल दिया जाए तो बॉडी प्राइमरी रेस्पॉन्स दे, उसकी मेमोरी, बी मेमोरी, टी मेमोरी सेल्स के पास हो और इन फ्यूचर अगर वो बैक्टीरिया एंटर कर जाए, टॉक्सिन सिक्रेट करे तो आपके इम्यून सिस्टम हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स दे दे। तो दिस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है, जिसमें टॉक्सोइड बोलते हैं जिनको हम, उसमें टिटनस टॉक्सोइड और डिप्थीरिया टॉक्सोइड दिए जाते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से वैक्सीन सब यूनिट होते हैं, कौन टॉक्सोइड है, कौन किल्ड एंटीजन को ऐसे वैक्सीन देते हैं और किस केस में हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दिया जाता है जिसमें वीक पैथोजन को बॉडी में एंटर करवाया जाता है। तो ये वैक्सीन के टाइप होते हैं। अब मैं वैक्सीन के टाइप को एक तरह से और लेता हूँ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पूरा का पूरा वैक्सीन, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही, पूरा पैथोजन ही एज ए वैक्सीन डाल दिया गया तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। या फिर हमने देखा कि भाई एक पैथोजन है, जैसे एक पूरा पैथोजन ये है, इस पूरे कंप्लीट पैथोजन को एंटर करवा दिया तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। लेकिन हमें पता चला कि भाई ये कंप्लीट पैथोजन ही इन्फेक्शन नहीं है, इसके ऊपर मिलने वाला ये रहा, इसकी सरफेस में मिलने वाला ये जो पॉइंट है ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। तो क्यों केवल इसी पार्ट को दो ना एज ए वैक्सीन, पूरे के पूरे को क्यों दे रहे हो? सो अगर हम उसके केवल एंटीजेनिक पार्ट को एंटर करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ज़्यादा फाइन हो गया, ज़्यादा डेवलप करके हमने केवल उससे पैथोजन के एंटीजेनिक पार्ट को एज ए वैक्सीन दिया है, पूरे को क्यों डाल दें? और अगर हमें पता है कि भाई इस पैथोजेनिक पार्ट के बनने के लिए पर्टिकुलर कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है तो क्यों ना उस जीन को ही एज ए वैक्सीन दिया जाए, दिस इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो अलग अलग तरह के वैक्सीन डेवलप किए जा रहे हैं। थर्ड जनरेशन वैक्सीन अभी भी ह्यूमन पे पूरी तरह से यूज़ नहीं किए गए हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन वैक्सीन अब चलन में आ चुके हैं। तो देखिए क्या लिखा है, देखते हैं। लिखी हुई ये बात, द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आर होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, आइदर लाइव और वीकेंड और किल्ड फॉर्म। मतलब किल्ड फॉर्म में या लाइव और वीक फॉर्म में पैथोजन को, पूरे के पूरे पैथोजन को एंटर करवा दिया जाए, बोला जाएगा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, आगे आता है द सो कॉल्ड सेकंड जनरेशन वैक्सीन आर सब यूनिट वैक्सीन। मतलब पर्टिकुलर कोई पार्टी एंटीजन निकाल के डाला जाए, कंसिस्टिंग ऑफ डिफाइंड प्रोटीन एंटीजन सच एज टिटेनस और डिप्थीरिया टॉक्सोइड को निकाल लिया केवल पर्टिकुलर उस पार्ट को और उसे एज ए वैक्सीन दिया, तो वो सेकंड जनरेशन में आ गया। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कंपोनेंट सच एज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन को निकाल लिया। ठीक है, सरफेस में मिलने वाला एंटीजन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन होता है बच्चों, याद रखें। अगर उसे एज ए वैक्सीन दिया गया, केवल पूरे के पूरे हेपेटाइटिस बी को नहीं डाल दिया गया, केवल उसके सरफेस पे मिलने वाले एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखने वाले पार्ट को एज ए वैक्सीन दिया गया, बोला जाएगा सेकंड जनरेशन वैक्सीन। एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन बहुत ही डेवलप टाइप का वैक्सीन है, जो है डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए वैक्सीन। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, हम क्वेश्चंस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या क्या बात की एक बार फिर से देखते हैं। हमने बात की सबसे पहले व्हाट इज वैक्सीनेशन, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन डिपेंड्स अपॉन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और उस वैक्सीनेशन की हिस्ट्री देखी, किस तरह के एडवर्ड जेनर ने क्या एफर्ट लगाया, किस तरह से उन्हें वैक्सीनेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया।
उसके बाद लुइस पास्चर ने भी कुछ वैक्सीन्स बनाए। पैसिव इम्यूनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा। वॉन बेरिंग ने किस तरह से इस डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट किया पैसिव इम्यूनाइजेशन को यूज़ करते हुए, ये बात की हमने। उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन को समझा वापस से एक बार। कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बाद हमने बात की है इंडियन वैक्सीनेशन शेड्यूल की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के वैक्सीन जो किन किन डिजीज़ के लिए दिए जाते हैं और कब कब लेने चाहिए उनकी बात की। उनकी फुल फॉर्म भी देखी हमने। मिशन रेनबो क्या है ये आपको बताया गया। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड या किल्ड एंटीजन, सब यूनिट या प्यूरिफाइड एंटीजन एंड टॉक्साइड में हमने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स की बात की जो सेकंड जनरेशन है। और हायरार्की ऑफ वैक्सीन में हमने सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात की जिसमें पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एज ए वैक्सीन देते हैं। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हमने बात की कि टॉक्सोइड को या फिर सरफेस पे मिलने वाले एंटीजन को, केवल एंटीजेनिक पार्ट को एज ए वैक्सीन देते हैं। एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन आर ऑल्सो कॉल्ड डीएनए वैक्सीन। तो ये वैक्सीन का कंसेप्ट हुआ। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, और आज हमने पढ़ा वैक्सीन। तो उन दोनों, इससे पहले वाले लेक्चर और इस वाले लेक्चर के मिला के क्या कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं? अगर कर सकते हैं तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है, विच immunoglobulin has 2 heavy chain and 2 light chain, the antigen binding site is found in। हर एक इम्यूनोग्लोबिन में 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है, बात बिल्कुल सही है। आप इसीलिए इसको लिखते हैं कॉमनली H2L2 फॉर्म में, ठीक है। 2 हैवी 2, द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फाउंड इन, बिल्कुल वेरिएबल रीजन पे होती है, पहली बात तो क्लियर है। ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन या वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। याद रखें हैवी और लाइट चेन दोनों के ही, हैवी और लाइट चेन दोनों के ही वेरिएबल रीजन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंड एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट अपॉन एंटीबॉडी इज कॉल्ड पैराटॉप। क्या बोलते हैं बच्चों? पैराटॉप बोला जाता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो एंटीबॉडी पर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराटॉप, जो होती है बोथ हैवी एंड लाइट चेन के वेरिएबल रीजन पर। तो आंसर सीधा सीधा दिखता है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ एंटीजन इनटू हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर बाय बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू इट इज। भाई सिंपल सी बात है, कन्वर्जन ऑफ एंटीजन इनटू हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर बाय बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ जाए और उसे इनएक्टिवेट कर दे, हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर में कन्वर्ट कर दे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है, एग्लूटिनेशन। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और एंटीबॉडी एंटीजन को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। और बात करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन एंड डाइजेशन बाय फैगोसाइटोसिस ड्यू टू कोटेड सरफेस ऑफ पैथोजन बाय एंटीबॉडी इज। ये बात अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। जब एंटीबॉडी एंटीजन को पहचान लेती है, पहचानने के बाद उससे जुड़ जाती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है और अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है ताकि आगे जाके उसका फैगोसाइटोसिस भी हो सके मैक्रोफेजेस की हेल्प से और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से उसका लाइसिस भी हो सके सीधा सीधा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उसे रिकॉग्निशन करना होगा, पहचानना होगा और उसका फैगोसाइटोसिस करना होगा। दिस प्रोसेस इज done with the help of opsonin. This process is done with the help of opsonin and opsonin is also called IgG। ठीक है, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन या ऑप्सोनिन जो होती है ये क्या करती है? ये ही इस प्रोसेस को करती है जो मैं बता रहा हूं, यूजुअली और भी कर सकती हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्सोनाइजेशन। मैंने अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों आज हमने बहुत सारी बात की है। आज आपको इस लेक्चर में पूरा वैक्सीन का कंसेप्ट बताया गया, हिस्ट्री बताई गई, पैसिव इम्यूनाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन शेड्यूल, टाइप ऑफ वैक्सीन और हायरार्की ऑफ वैक्सीन की बात की और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात की। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक जो आज आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे आगे अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की। एड्स के बारे में बात पहले कर चुके हैं लेकिन बचे हुए कुछ और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करेंगे, एलर्जी की बात करेंगे और बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।